सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफाइड जीएस। तो सर जी, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? हम सबको मालूम है सर, एनडीए और सीडीएस का जो एग्ज़ाम है वो अपना कब है? 21 अप्रैल को। ठीक है। तो आई होप आप जिन जिन ने इसका फॉर्म भरा है वो सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो सर जी, जैसा कि हम साइंस अपना कर रहे थे, जिसमें अपना बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं बायो के, जैसे कि आपका सेल हो गया, ठीक है, टिश्यू हो गया, ठीक। और टिश्यू के साथ साथ आपका जो हार्ट वाली चीज़ें हैं, हार्ट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ह्यूमन ब्रेन हो गया, हॉर्मोन्स हो गए, ये सब हम अपना कर चुके हैं। ठीक। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे सर? इस चैप्टर में आज हम करेंगे अपना रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या करेंगे आज? रिप्रोडक्शन। ठीक। देखो यार, इसमें से भी लगभग लगभग आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। तो हो सकता है वो किसी से भी आए, अपन पूरे चैप्टर पढ़ेंगे और फिर अच्छे से समझेंगे। और इसके बाद हम इसके कुछ पीवाईक्यूज भी देखेंगे। जैसे कि देख लीजिए, मैंने इसके कुछ पीवाईक्यूज लगाए। इसको करने के बाद हम क्या करेंगे सर? इसको करने के बाद जैसे कि हम हर बार करते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे। ठीक है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये एमसीक्यू से पूरे कंसेप्ट रिवाइज करा देती है। ठीक है। और मानो चाहे मत मानो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस सेम ही रहते हैं। वर्ड बस एक दो वर्ड चेंज होगा, बाकी पूरा सेम होता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ओके। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं, अपन समझ लेते हैं, उसके बाद अपन रीडिंग करेंगे। ठीक है। देखिए सर, मैं अगर आपसे बोलूँ कि रिप्रोडक्शन सर होता क्या है, तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक चीज़ होती है डीएनए, आपने पढ़ा भी होगा, जानते होंगे। डीएनए में क्या होता है सर? हमारे पास जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। अब ये जेनेटिक मटेरियल बोल लो, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन? जीन बोल सकते हैं। ये जीन क्या होती है कि ये ना आपके पापा मम्मी से आपके पापा मम्मी में से आती है। ठीक है। जब रिप्रोडक्शन होता है तो आपकी डीएनए की क्या होती है? आपकी डीएनए की कॉपी होती है। ठीक है, जीरोक्स कॉपी नहीं, कॉपिंग होती है। ठीक। इसमें क्या होता है कि जब डीएनए कॉपिंग होती है तो जो जीन्स आपके पापा में रहते हैं, तो कुछ जीन्स पापा से, कुछ जीन्स आपके पेरेंट्स से, पापा से, कुछ जीन्स आपकी मम्मी में से आते हैं। इसलिए जब, जैसे आपने कई लोग से सुना हो कि जो बच्चा जो है एकदम, इसकी शक्ल जो है अपने पापा की तरह गई है या मम्मी की तरह गई है, तो वो किस लिए होती है? क्योंकि उनके कुछ जो जीन्स होते हैं, कुछ जो होती है वो उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर आती है, मतलब उनके बच्चों के अंदर आती है। ठीक। तो ये होता है सर आपका रिप्रोडक्शन, अगर बेसिक तौर से देखा जाए। अब सर दूसरी बात, कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला जो है आपका है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक। दूसरा जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब असेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है? देखो, असेक्सुअल होता है मतलब इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल पेरेंट। और इसमें क्या होता है? टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक। असेक्सुअल की जो भी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे, और सेक्सुअल कौन करता है सर? प्लांट्स और एनिमल्स, हम हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सब कौन सी प्रोसेस करते हैं? सेक्सुअल। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करते हैं? जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स अलग अलग होते हैं, और असेक्सुअल में भी अलग अलग रिप्रोडक्शन होती है, तो हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक सर, बात समझ आ गई? तो देखो, इसमें आपको क्या करना है, असेक्सुअल में ना सिर्फ आपको मेथड याद रखना है कि कौन सी मेथड से कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है, बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए फ्रेगमेंटेशन से कौन होता है, ठीक, रीजनरेशन से कौन होता है, तो सिर्फ आपको सिर्फ वही चीज़ें याद रखनी। ओके। तो अ, तो सर जी, सबसे पहले अपना आता है असेक्सुअल। अच्छा, अपन किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक। अब देखते हैं सर, असेक्सुअल में पहला चीज आता है आपका फिजन। सर फिजन क्या होता है? तो ये जनरली ना आपका किस में होता है? यूनिसेलुलर में होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक। इसमें क्या होता है कि सर आपका जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म सर स्प्लिट होता है और दो या दो से ज्यादा फॉर्म में न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहता है। टू और फॉर्म टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। फिजन क्या होता है? फिजन जनरली यूनिसेलुलर में होता है। उसमें क्या होता है कि आपके जो जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्प्लिट होते हैं और दो या दो से ज्यादा न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। ठीक। अब सर देखा जाए तो फिजन भी दो टाइप का होता है। पहला होता है आपका बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। ठीक। बाइनरी फिजन में सिर्फ आपको एग्जांपल क्या याद रखना है? पहला है इसका, बस एक ही याद रखिए, इस जो है अमीबा। अमीबा सर बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है। तो सबको पता है सर अमीबा क्या होता है। तो देखिए अमीबा में होता क्या है कि मान लीजिए ये आपका अमीबा है। ठीक। ये क्या होगा? इसकी न्यूक्लियस। अब जब ये रिप्रोड्यूस होता है तो सबसे पहले इसका क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ये अंदर ही अंदर अमीबा है। अब इसका क्या होगा सर? न्यूक्लियस स्प्लिट होगा। ठीक। न्यूक्लियस स्प्लिट होगा तब क्या होगा? जब ऐसा न्यूक्लियस स्प्लिट हो रहा होगा धीरे धीरे, तब इसकी बाहरी की जो है ये भी स्प्लिट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। ठीक। अब इसके बाद क्या होगा? ये अलग अलग अमीबा बन जाएंगे। ठीक। तो बस यही होता है अमीबा में। इसी इसी तरह अपना रिप्रोडक्शन करता है। किस मेथड से? बस इतना याद रखो कि अमीबा में कौन से प्रोडक्शन मेथड से होता है? बाइनरी फिजन से। ठीक। सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखो। दूसरा बाइनरी फिजन का एक और एग्जांपल क्या है सर? लेशमीनिया। क्या एग्जांपल है? लेशमीनिया। एक स्पेलिंग देख लीजिए तो शायद लेशमीनिया। ठीक। ये क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका गलत बन गया, 2 मिनट। डायग्राम सही से बनता ही नहीं यार। मान लीजिए सर, सॉरी, लेशमीनिया, मान लीजिए लेशमीनिया है। ठीक है। हाँ, अब ये सही बना। देखिए सर, ये लेशमीनिया है। तो जिस प्रकार अमीबा डिवाइड होता है ना, सबसे पहले इसके न्यूक्लियस डिवाइड होगा। और सर सबसे बड़ी चीज, ये हॉरिजॉन्टिकली डिवाइड होता है। ठीक। अगर आपको याद रखना है तो रख लीजिए, सबसे बड़ी चीज कि लेशमीनिया कैसे होता है? हॉरिजॉन्टिकली डिवाइड होता है, बिल्कुल जैसे अमीबा जैसे। आपको क्या याद रखना है कि बाइनरी फिजन में एक अमीबा रिप्रोडक्शन करता है और लेशमीनिया। ठीक। एक और चीज याद रखिए कि लेशमीनिया जो है एक डिजीज कॉज करता है, उसका क्या नाम है? काला अजहर। काला अजहर। ठीक। बस इस चीज को याद रखना है। हमने सर कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, बस हल्का सा बस इंट्रोडक्शन देखा कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, असेक्सुअल, सेक्सुअल। असेक्सुअल भैया, असेक्सुअल सबसे पहले हमने देखा फिजन। फिजन क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है, दो या दो से ज्यादा न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का पहला एग्जांपल देखा हमने अमीबा, और उसका दूसरा एग्जांपल लेशमिनिया। अब हम आ जाते हैं बाइनरी के सेकंड टाइप, फिजन के सेकंड टाइप पे, जिसका क्या नाम है? मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन। ठीक। इसका एग्जांपल क्या है आपका? सर इसमें बस आपको याद रखिए ये भी फिजन का ही टाइप है। इसमें सिर्फ आप एग्जांपल याद रखिए। पहला एग्जांपल है सर आपका मलेरिया पैरासाइटिक, याद रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट प्लाज्मोडियम। मलेरिया पैरासाइटिक और प्लाज्मोडियम। ओके सर। ठीक। तो बाइनरी फिजन के दो एग्जांपल, एक अमीबा और लेशमीनिया। मल्टीपल फिजन के आपके दो एग्जांपल, एक मलेरिया पैरासाइटिक वाले जो कि मलेरिया पैरासाइट होते हैं, और दूसरा आपका प्लाज्मोडियम। ठीक। ये कैसे करते हैं? ये आपके मल्टीपल फिजन से होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको डायग्राम दिखा दूं, नहीं तो चलो अपन आखिरी में देखेंगे। ठीक। बस जल्दी जल्दी इसको कर लें असेक्सुअल वाले को। फिर सर आपका नेक्स्ट आता है, फिजन खत्म हो गया सर, अब नेक्स्ट आएगा आपका, नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन। क्या बोल रहा हूँ मैं? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है कि सर आपका जो ऑर्गेनिज्म है, आपका सर जो ऑर्गेनिज्म है वो सर ब्रेक होता है स्मॉल पीसेस में। ऑर्गेनिज्म ब्रेक इन स्मॉल पीसेस। ठीक। और हर जो पीसेस है, एवरी पीसेस, ईच पीसेस लिख लो, नहीं तो एवरी नहीं,
मेक्स न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके सर, बस यही है आपका फ्रेगमेंटेशन। क्या बोला सर? फ्रेगमेंटेशन होता है ऑर्गेनिज्म जो कि सबसे पहले एक स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक होते हैं। ब्रेक होते नहीं, या फिर अपन बोल सकते हैं कि अपन ब्रेक करते हैं। ठीक। फ्रेगमेंटेशन को अगर हम देखना है तो जैसे ऑर्गेनिज्म आप उसको अगर काटेंगे, स्मॉल स्मॉल पीसेस में काटेंगे, तो हर स्मॉल पीस एक एकदम जैसा एकदम बिल्कुल न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ओके सर। इसके एग्जांपल में देखें तो इसका एक एग्जांपल आपको याद रखना है, वो क्या है? स्पाइरो गायरा। ठीक है, स्पेलिंग सही है क्या? गायरा। ठीक, स्पाइरो गायरा, बस इतनी चीज रखनी। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और उसका एक छोटा सा एग्जांपल जो कि क्या है आपका स्पाइरो गायरा। ठीक सर। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट है आपका, इसी नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेंगे, इसी पे कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन। सर रीजनरेशन भी डिट्टो एज अ फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक, मतलब इसको रीजनरेशन भी क्या होता है, बस स्पाइरो जो आपका फ्रेगमेंटेशन है, इसमें हम जानबूझ के स्मॉल पीसेस में कट करते हैं। और रीजनरेशन मान लीजिए अगर गलती से कट हो गया, ऐसा कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। बस ऐसा समझिए कि इसमें एक स्पेशलाइज सेल होता है। किसमें? इसमें एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, इसमें नहीं होते। रीजनरेशन में डिट्टो होता है कि आपकी स्मॉल पीसेस में कट होती है, और आपकी स्मॉल पीसेस क्या एक न्यू इंडिविजुअल को बना लेती है, न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेती है। ठीक सर। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एक आपका एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया। ठीक है सर, कोई भी दिक्कत आई होप आपको नहीं होगी। ठीक, आपको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल याद रखो, और कुछ भी याद मत रखिए। ठीक। तो अभी तक हम 3 पढ़ चुके हैं। सबसे पहले फिजन। फिजन का 2 होते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में हमने 2 एग्जांपल देखे, अमीबा और लेशमीनिया। मल्टीपल फिजन में एग्जांपल है आपका प्लाज्मोडियम। ठीक, फिर फ्रेगमेंटेशन पे है। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है सर आपका स्पाइरोगारा। और आपका फ्रेगमेंटेशन के बाद हमने पढ़ा रीजनरेशन, जो कि नाम से समझ में आ रहा है, उसका एग्जांपल क्या है आपका प्लेनेरिया। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, बस असेक्सुअल खत्म होने वाला है। अब जो आपका है वो है कौन सा? बडिंग। देखो सर, नाम में ही लिखा है कि जब बर्ड आ जाएगी ना, तो बस वो वहां से अपनी एक न्यू स्पीशीज बना लेगी। मतलब कि सर होता क्या है इस केस में, कि मान लीजिए जैसे कि ये आपका एक ऑर्गेनिज्म है। अब यहाँ पे कहीं इसकी एक छोटी सी बर्ड निकल रही, तो क्या होता है कि धीरे धीरे जब ये बर्ड बड़ी हो जाएगी, एकदम डिटो इसकी जैसी अपनी पेरेंट सेल जैसी बन जाएगी। जैसे मान लीजिए ये है। ठीक, अब ये भी क्या हो गई? ये भी बिल्कुल अपने पेरेंट सेल जैसी बन गई। जब ये बन गई तो ये डिटैच हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? हाइड्रा। हाइड्रा की जय हो। ठीक है। तो हाइड्रा का एग्जाम्पल क्या है आपका, मतलब बडिंग का जो एग्जाम्पल है आपका, वो क्या है आपका? हाइड्रा। ठीक, अब एक बार अपन एनसीईआरटी में देख लेते हैं। देखो, फटाफट देखते हैं, कुछ नहीं है। अच्छा, ये देखिए वेरिएशन का भूल गया था, सॉरी। देखो वेरिएशन, बस आपको इतनी चीज याद रखनी है कि वेरिएशन होता है तो उससे आपके जो जीने के चांसेस होते हैं वो सम चांसेस फॉर देम टू सर्वाइव, मतलब जीने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, सर्वाइव करने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक, सिर्फ इतना याद रखो और कुछ भी याद रखो। अब देखो सर, सबसे पहले हमने पढ़ा आपका फिजन। फिजन में हमने सबसे पहले क्या देखा? ये अमीबा देखा। अमीबा किससे होता है आपका? बाइनरी फिजन से होता है। ठीक, फिर ये देखो, ये सर आपका लेशमेनिया क्या है? लेशमेनिया, ये भी किससे होता है? बाइनरी फिजन से होता है, जो कि क्या कॉज करता है? काला अजहर कॉज करता है। सिर्फ इतनी चीज देखनी है आपको, जल्दी जल्दी। ठीक, अब हम आ गए सर प्लाज्मोडियम पे। प्लाज्मोडियम किसका एग्जांपल है? तो प्लाज्मोडियम है तो फिजन का ही, बट ये कौन सा? मल्टीपल फिजन का एग्जांपल। ये देख लीजिए आपका प्लाज्मोडियम। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सर फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है आपका, कि ये जो आपके ऑर्गेनिज्म है सिंपली ब्रेक होते हैं स्मॉलर पीसेस में, और फिर हर एक स्मॉलर पीसेस फ्रेगमेंट होके एक नया इंडिविजुअल बना लेता है। एग्जाम्पल के लिए पायरो गाया। ठीक है, बस इतनी चीजें, और कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ लिया? रीजनरेशन। रीजनरेशन में भी डिट्टो यही होता है कि आपका जो इंडिविजुअल है हर छोटा छोटा, और अगर मान लो उसको छोटे से कट या ब्रोकन छोटे छोटे पीसेस में काट दो, तो आपका हर एक पीस एक सेपरेट इंडिविजुअल में ग्रो करेगा। एग्जाम्पल के लिए आपका प्लेनेरिया। ठीक, हाइड्रा को रख सकते हो याद, पर मेरे हिसाब से तो मत ही रखो, सिर्फ रीजनरेशन का प्लेनेरिया याद रखिए। ठीक है।
ये देखिए, ये आपका प्लेन एरिया। प्लेन एरिया मान लीजिए ये है आपका, इसको हमने 2 हिस्सों में काट दिया। तो ये देखिए बीच वाला हिस्सा भी एक पूरे की पूरी बॉडी बनाने की क्षमता रखता है। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? प्लेन एरिया। नेक्स्ट हमने सर पढ़ा क्या? बडिंग। ठीक, क्या पढ़ा हमने? बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि कोई भी एक, जैसे मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है ना, तो इसकी बड निकल रही है। अब धीरे-धीरे क्या हो जाएगी, ये बड बिल्कुल इसकी जैसे बन जाएगी, फिर यहाँ से डिटैच हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आपको बडिंग के एग्जाम्पल सबसे बढ़िया कौन है? हाइड्रा। ठीक है, याद रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सिर्फ आप इसमें इतना याद रखिए कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम किसके लिए करते हैं? जो सीडलेस प्लांट होते हैं। ठीक है, कौन? जो सीडलेस मतलब जिनकी कोई सीड नहीं होती। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे आपका शुगर केन, रोज, ग्रेप्स। ठीक है, फ्लावर्स फ्रूट अर्लियर देन प्रोडक्ट फ्रॉम सीड सच मेथड में प्रोसेस। ठीक, ठीक है, बस इतनी चीज याद रखिए और कुछ खास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बस इस चीज को याद रख लिए, ये ब्रायोफिल्म को, लीफ ऑफ ब्रायोफिल्म। ठीक है, बर्ड से ब्रायोफिल्म फॉल होती है सॉइल झिल्ली पे और न्यू प्लांट बनाती है। बस इस वर्ड को याद रखो, ब्रायोफिल्म और बर्ड्स को, ये किससे होता है आपका? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक, नेक्स्ट जाते हैं सर आपका स्पोर फॉर्मेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिए। ये क्या होता है सर? आपका एक एग्जांपल है राइजोपस, और इसको और क्या बोलते हैं हम? ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है सर कि पढ़ते हैं, इवन इन मैनी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप इन द ब्रीड ऑफ एक्टिविटी 7.1 अबव आर द हाइप। ठीक, आपको बस याद रखना है कि सर राइजोपस में एक होता है हाइप, जो कि क्या होता है सर? ये एक नॉट नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। बस आपको ये चीज याद रखनी है। क्या बोला सर? कि राइजोपस जो होता है वो स्पोर फॉर्मेशन से होता है। ठीक, इसमें एक चीज होती है हाइप। क्या हाइप होती है? जो कि क्या? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है। इतनी चीज। अब सर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? तो रिप्रोडक्टिव में कौन इन्वॉल्व लेता है? आपका स्पोरेंजिया। ये जो है ना स्पोर्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका स्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसका एग्जांपल क्या है? राइजोपस होना, राइजोपस है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। देखो अपने को जल्दी जल्दी करना है, इतना टाइम नहीं कि हर चीज को एकदम डिटेल में देखें। ठीक, तो ये था आपके टोटल के टोटल अ सेक्शन, जिसमें क्या होता था? अ सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कौन पार्ट लेता था? सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट पार्ट लेते थे। ठीक है, कौन? सिंगल पेरेंट पार्ट लेते थे। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? अब हम बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। मैंने आपसे बोला था कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें दो पेरेंट्स पार्ट लेते हैं। कौन? टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो लोग में होता है, मतलब दो लोग में होता है। और कौन किस किस में? सबसे पहले आती है बात फ्लावर की, और फिर उसके बाद एनिमल की। ठीक, मतलब प्लांट और एनिमल की। तो अपन अलग से सबसे पहले प्लांट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अपन थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। तो सर देखिए, जैसे कि ह्यूमन में हमारे में ह्यूमन में जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं, तब उनको हम उनको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। वैसे ही अगर हम बात करें फ्लावर्स की, या फिर हम बोल दें सीधे प्लांट की, तो जब आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, तब हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तब हम उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है सर, याद रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। फ्लावर में या फिर आप प्लांट में बोल दो कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं, तब हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आपका पॉलिनेशन बोलते हैं। अब सर मेल गैमेट फीमेल गैमेट प्लांट में क्या क्या होते हैं? तो याद रखें कि मेल गैमेट इधर बना देते हैं अपन, मेल गैमेट, और इधर बना देते हैं फीमेल गैमेट। देखो, मेल गैमेट जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टेमेन। क्या? स्टेमेन। ठीक, और फीमेल गैमेट जो होता है इसको हम बोलते हैं स्टिल। ठीक है, स्टेमेन में क्या क्या होता है? मान लीजिए ये आपका फूल है। फूल तो अच्छे से बन नहीं पा रहा है, पर कोई बात नहीं। 2 मिनट।
तो अपन मिटा देते हैं, ज़्यादा ही बेकार बन गया है। कोई नहीं, देखिए अब समझिए कि ये है आपका स्टेमिन। देखो स्टेमिन है ये आपका, ठीक। इसको इसको हम बोलते हैं आपका फिलामेंट, और इसको हम बोलते हैं एंथर। ठीक, इसी एंथर में क्या होते हैं, कुछ येलो येलो होते हैं जिसको हम बोलते हैं आपका पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं हम, पॉलन ग्रेन बोलते हैं। ठीक है सर, अब बात करते हैं फीमेल गैमेट में। तो फीमेल गैमेट जो होती है उसमें दमे, हाँ, अ, ठीक है अप्रोक्स बने। देखिए ये होता है आपका फीमेल गैमेट जिसे हम बोलते हैं पिस्टल। पिस्टल में तीन पार्ट आते हैं। एक ये होता है आपका स्टिग्मा, ठीक है। ये होता है आपका स्टाइल, और सर ये होता है आपका ओव्यूल, या फिर ओव्यूल नहीं, ओवरी बोलो। ओके, ओके सर। और यहीं पे कहाँ गया, यहीं पे जो होती है आपकी पाई जाती है आपकी फीमेल गैमेट, जिसे हम आप एग भी बोल सकते हैं। ठीक है सर। अब देखिए होता क्या है कि जब रिप्रोडक्शन होता है ना, तो ये जो पोलन ग्रेन है ये किसके साथ मिक्स होता है, ये यहाँ पे ओवरी में जो फीमेल गैमेट है इसके साथ मिक्स होता है, और फिर वो बाद में वो एक नई सीड बनाता है। ठीक है, उससे पहले हम एक चीज जानते हैं। देखिए हमने पढ़ तो लिया कि पॉलिनेशन क्या होता है, पर पॉलिनेशन को भी दो टाइप में बताया गया है। एक क्या होती है, अच्छा उससे भी पहले पॉलिनेशन के टाइप पढ़ने से पहले देखो समझो। एक फूल में ना, एक फ्लावर में, मान लीजिए कोई फ्लावर है, तो उसमें या तो मेल गैमेट होगी, मतलब या तो आपका स्टेमन होगा, या फिर फीमेल गैमेट होगी, या फिर आपके दोनों होंगे, बोथ होंगे। बात समझ आ रही है। कोई भी फ्लावर है या फिर कोई भी प्लांट का फ्लावर है, या तो उसमें मेल गैमेट होगी, या फिर उसमें फीमेल गैमेट होगी, या फिर उसमें बोथ होंगे। ठीक, तो जिसमें या तो सिर्फ मेल गैमेट होगी या फिर फीमेल गैमेट होगी, क्या बोल रहा हूँ सर मैं, जिसमें या तो सिर्फ मेल गैमेट होगी या फिर फीमेल गैमेट होगी, ऐसे को हम बोलते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। और जिनमें बोथ होता है, बोथ मेल गैमेट और फीमेल, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होता है, वैसे फ्लावर को हम बोलते हैं बाय सेक्सुअल। ठीक है, बात समझ आ रही है सर। जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहे या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहे, उनको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। जिसमें दोनों रहेगा हम उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल के कुछ आपको एग्जाम्पल याद करना है, जो कि है आपका पपाया, ठीक है, और दूसरा है आपका वाटर मेलन। सर जी एग्जाम में आया है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक, फिर बायसेक्सुअल का आपको एग्जांपल क्या याद रखना है, हेबिस्कस, या फिर मस्टर्ड। ठीक, याद रहेगा यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बायसेक्सुअल क्या होता है, एग्जांपल क्या है, पपाया, वाटरमेलन, और इसका हेबिस्कस और मस्टर्ड। अब आते हैं हम कि मैं पॉलिनेशन की आपसे क्या बात कर रहा था। देखिए पॉलिनेशन जो है किससे करें, किससे करें, चलो येलो से करते हैं। देखो सर, दो टाइप की पॉलिनेशन होता है। एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक। दूसरा होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। नाम ही आपको बता रहा है कि डेफिनेशन क्या बोलेंगे। अरे यार एक तो राइटिंग में कर दिया है। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, तो मान लीजिए ये आपका कोई फूल है, ठीक है। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, कृपया उस पर ध्यान देंगे। ओके, ये तो बन, अरे पता नहीं। ठीक है, देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि हमें मालूम है कि कोई भी फ्लावर होता है, तो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कि उनमें क्या होता है, उनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है, और साथ ही साथ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है ना। अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। तो देखिए ये फ्लावर ऐसा है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों।
तो सेल्फ पॉलिनेशन में ये जो पोलन ग्रेन्स है, ये उड़ के उसी फ्लावर के अंदर अंदर चले जाते हैं और फिर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि जब एक ही प्लांट में या फिर एक ही फ्लावर में आपके पोलन ग्रेन उसी फ्लावर में ट्रांसफर हो जाए या फिर फ्यूज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका पहला फूल है, ठीक है, और ये आपका दूसरा फूल है, ठीक। अब इसमें क्या है सर, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इसमें आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो क्रॉस पॉलिनेशन में देखो नाम से बोल रहा है कि एक फ्लावर का पोलन ग्रेन उठ के कहाँ जाएगा? दूसरे फ्लावर में जाएगा, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है सर, बात समझ में आ गई, बस इतनी सी चीज थी और कुछ भी समझाना नहीं था। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब बहुत जरूरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं लिखने जा रहा हूँ, इसको आपको याद करके ही जाना है वरना बहुत पछताएंगे। इंपॉर्टेंट है। अभी मैं, वरना मैं आपको इसके पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा, 2-3 बार पीवाईक्यू है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि आपका जो एग है, एग, वो क्या बनता है? वो आपका फ्यूज होने पे आपका जो एग है वो क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है। फिर आपका जाइगोट जो है वो क्या बन जाता है? जाइगोट जाइगोट आपका बनता है एम्ब्रियो, ठीक। और फिर आपका जो ओव्यूल है, ओव्यूल मतलब समझ रहे हैं ना, ये ये अपन इसको ओवरी बोलते थे, ठीक। इसको क्या बोलते थे अपन? ओवरी बोलते थे। और इसी के अंदर क्या पाई जाती है? ओव्यूल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओव्यूल पाई जाती है। तो आपका जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट होगा सीड में। और आपकी जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट होगी? वो कन्वर्ट होगी आपके फ्रूट में, ठीक। इसको याद रखें प्लीज, प्लीज प्लीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। पीवाईक्यू में आ चुका है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो ये था आपका सेक्सुअल, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर या फिर इन प्लांट्स बोल सकते हो, ठीक है। क्या बात कही सर? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं, ये दोनों जब फ्यूज होते हैं तो इसको बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक। मेल गैमेट कौन होता है? स्टेमन। याद कैसे रखेंगे कि स्टेमन मैन है, स्टेमन में क्या छुपा है? मैन, मतलब वो क्या है? मेल गैमेट, ठीक। और फीमेल क्या बची? पिस्टल। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर में आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव होता है, ठीक। फिर फीमेल गैमेट में आपका स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है और इसी के अंदर ओव्यूल भी होता है, ठीक है। अब आते हैं अपन आगे। तो भैया फ्लावर में दो टाइप होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल और एक बायसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल जिसमें किसी भी फ्लावर में या तो मेल गैमेट पाया जाए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाए या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल के लिए पपाया और वाटरमेलन। फिर बायसेक्सुअल में, बायसेक्सुअल मतलब एक ही फ्लावर में दोनों पाए जाए, उसको हम बोलेंगे बायसेक्सुअल। एग्जाम्पल के लिए हिबिस्कस और मस्टर्ड, ठीक। फिर हमने बात करी सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। और फिर इस चीज को याद रखना है कि एग से क्या बनता है? जायगोट, जायगोट से बनता है एम्ब्रियो, ओव्यूल से बनता है सीड और ओवरी से बनता है आपका फ्रूट, ठीक है। तो ये था आपका फ्लावर। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि क्या है, 2 मिनट, जो कि आपका क्या है सर? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन को किससे देख लेते हैं? एनसीईआरटी से देख लेते हैं, ठीक। क्योंकि इसका बनाने का वो नहीं, देखिए इसे वैसे हमने पढ़ चुका है क्या भैया, कि आपका ये यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, पपाया, हिबिस्कस, ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है। अपन सीधे आ जाते हैं अपने कहाँ पे, देखो फिर बोल रहा हूँ, ये जो ये लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। जाइगोट किस में बनेगा? एम्ब्रियो में, ठीक। ओव्यूल किस में बनेगा? आपकी सीड में। और ओवरी जो है वो किस में जब बन जाएगी? आपकी फ्रूट में। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक। अब आते हैं अपन ह्यूमन बीइंग पे। देखो ह्यूमन बीइंग में ना, देखो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो बच्चा होता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। तो कोई भी जो ह्यूमन है वो अप्रोक्स 10 से 12 साल के बीच में एक एज में आना शुरू करता है, जिसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी,
इसमें क्या होता है कि ह्यूमन में चाहे भले वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसकी बॉडी में उसे कुछ चेंज देखने को मिलता है। अब वो जो चेंज है वो सर किस प्रकार की होती है? तो वो कुछ होती है, जैसे मान लीजिए in which body becomes larger. ठीक? In early teenage years, the whole new set of changes occurs that cannot be explained simply as body enlargement. Instead, the appearance of body changes, proportion change, new features appear, or so do new sensation. Sensation मतलब वो feeling जो होती है वो कुछ नई होती है। ठीक है? तो अपन बात करते हैं भैया कहना क्या चाह रहा है। ये भले चाहे बॉयज गर्ल्स हो, दोनों की बात हो रही है। वी बिगिन एंड नोटिस थिक हेयर ग्रोइंग इन न्यू पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज आर्मपिट एंड द जेनिटल एरिया बिटवीन थाइज which can also become darker in color. Thinner hair can also appear on legs and arms as well as the face. ठीक, दाढ़ी आने लगती है। ठीक, अंडर आर्म्स बाल आने लगते हैं। ठीक है, द स्किन फ्रीक्वेंटली becomes oily, we might become to develop pimples होने लगते हैं। ठीक है, and we begin to be conscious and aware both of our own bodies those of other new ways। ठीक, और साथ ही साथ फीमेल्स में देखें तो भैया मतलब दोनों में कि भैया सिर्फ इन गर्ल्स में ब्रीस्ट साइज जो होता है भैया वो उनका इंक्रीज होने लगता है। ठीक, समझ में आ रही है बात। बॉयज बिगिन टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, मतलब वही किसकी बात कर रहा है, दाढ़ी की बात कर रहा है। लड़कियों की जो वॉइस होती है वो थोड़ी भारी भरकम होने लग जाती है। ठीक, इन्हीं सब की वो बात कर रहा है कि भैया ये जब होने लगता है तब आप समझिए आप कौन सी एज में है, प्यूबर्टी की एज में है। ठीक है, ठीक, प्यूबर्टी की एज में है। अब होता क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। द पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। अब देखिए, अब ये है सर आपके दो, सीधे अपन डायरेक्ट जाते हैं तक क्या पढ़े मैंने। ठीक है, अपन सीधा जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो सबसे पहले की बात करते हैं अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। क्या है भैया, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन विच प्रोड्यूस द germ cell and other portion that deliver germ cell on the site of fertilization. The formation of germ cell or sperm takes place in the testes। देखो यार, हमें मालूम है कि नए जीवन की शुरुआत कैसे होती है सर, जब आपका जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म है ये एक ओव्यूल में एक बीज बोता है। ठीक, और यही बीज जब बड़ा होता है तो एक नए जीवन की नए जीवन को आरंभ करता है। ठीक, यही होता है। तो यही बोल रहा है कि आपका जो स्पर्म है सर ये बनता कहाँ पे है? तो ये आपके बनता है टेस्टिस में। अच्छा, इसको पूरा पूरा कर लेते हैं बस। ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं। तो क्या बोलता है, द फॉर्मेशन ऑफ germ cells आर sperms टेकन प्लेस इन द टेस्टिस। कहाँ होती है, जो आपकी स्पर्म होती है, जो जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव मेल गैमेट भी बोलते हैं, जो स्पर्म होती है वो कहाँ बनती है सर, आपकी टेस्टिस में बनती है। और वो टेस्टिस कहाँ होती है, टेस्टिस आपके बॉडी के बाहर पार्ट में हैंग कर रही होती है। ठीक, दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम। हम उसको क्या बोलते हैं सर, उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। देखो यार, एक जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलूँ तो आपने देखा होगा ठंड के टाइम पे, देखो समझाना चाह रहा हूँ इसलिए समझिएगा आपने। ठंड के टाइम पे आपने देखा होगा कि आपका स्क्रॉटम जो है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है ना। मतलब थोड़ा ऐसा ट्राई करता है कि बॉडी के एकदम नजदीक रहता है, कौन, आपका स्क्रॉटम। ठीक, और वहीं गर्मी के टाइम वो थोड़ा सा हैंग कर रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि टेस्टिस जो है, या मैं बोलूँ सर स्पर्म जो है, स्पर्म को बनने के लिए हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है। क्या बोला मैंने, कि स्पर्म को बनने के लिए हमारे बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 40 है। ठीक, तो 3 डिग्री का मतलब 37 डिग्री पे आपका स्पर्म बनेगा। बात समझ आ रही है? तो ठंड के टाइम क्या होता है, ठंड के टाइम बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है वो ठंडा होता है, और इसको क्या चाहिए, गर्म चाहिए, है ना, गर्म चीज। इसलिए वो बॉडी से अटैच रहता है। ठीक, ताकि उसको उस हिसाब का टेम्परेचर मिल जाए। और गर्मी के टाइम आपका जो बॉडी का टेम्परेचर वैसे ही हाई होता है, तो उसको क्या कम टेम्परेचर चाहिए था, इसलिए वो बाहर हैंग कर रहा होता है। ठीक, एक नॉर्मल सी बात है। ओके, वी हैव डिस्कस द रोल। अच्छा, इसलिए इसको जो है इसको बॉडी के बाहर बनाया गया, मतलब बॉडी के अंदर भी हो सकता है, तो पर नहीं, स्पर्म को जो है बनने के लिए वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए था। ठीक है, वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ द टेस्टिस इन द सेक्शन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इन द प्रीवियस चैप्टर। इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, टेस्टोस्टेरोन brings about changes in appearance seen in boys at the time of puberty। ओके सर,
फिर बोलता है द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू वासा डिफरेंशियल। ये स्पर्म जो है वो कहाँ से डिलीवर्ड होती है या फिर जैसे बाहर निकलती है तो वो वासा डिफरेंशिया से। ये एक पाइप होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, वासा वास डिफरेंशिया। ठीक। अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, कहाँ से निकलता है ये ट्यूब कहाँ से आता है, यूरिनरी ब्लैडर से। द यूरेथ्रा दस फॉर्म अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। तो लड़कों में एक ही ट्यूब होता है जहाँ से आपका स्पर्म भी निकलता है और आपकी यूरिन भी निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। Okay, along the path of the vasa differentials, glands like the prostate and the seminal vesicles add their secretion so that sperm are now in fluid, which makes their transport easier, and thus fluid also provides nutrition. ठीक है, बात समझ में गए। तो ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स, इस चीज को याद रखिएगा। ये दोनों क्या करते हैं कि आपके स्पर्म्स को फ्लूइड बनाते हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक। द स्पर्म आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल एंड अ लॉन्ग टेल that helps them to move towards the firm gem soil। ओके, आई होप स्पर्म देखिए कुछ ऐसा टाइप का होता है, मतलब ये कुछ ऐसा टाइप का होता है। ठीक। तो ये क्या होती है, इसने बोला कि इसकी टाइनी लॉन्ग टेल टाइप की होती है, किसकी, आपके स्पर्म सेल की। ओके। अब आ जाते हैं सर आपके किस पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो क्या बोलता है, द फीमेल जर्म सेल। अच्छा, एक बार इसको देख लेंगे कि कहाँ से ये टेस्टिस होता है। ठीक है, ये आपका टेस्टिस होता है, कहाँ पे रहता है, स्क्रोटम में। फिर वो कहाँ से आता है, वासा डिफरेंशिया से। और फिर वो कहाँ पे जाता है, एक सीधे यूरिथ्रा में। ओके, कोई भी दिक्कत आए हो यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है। अब फीमेल प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आते हैं। द फीमेल जर्म सेल्स एग्स आर मेड इन दी ओवरीज। ये कहाँ पे बनते हैं, ओवरीज पे बनते हैं। ठीक। एक बार अपन पूरा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स। लुक एट फिगर 11.7.11 एंड आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, देखो सर, अब यहीं पे समझ लो होता क्या है कि इस डायग्राम को देख लीजिए। आपकी जो वो है सीरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है, आपकी ओवीज है। ये आपकी फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। क्या है, इसको मिटा दूंगा, मीटर के मेरा 2 मिनट 2 मिनट रुकिएगी। ठीक है, देखिए ये सर, ये आपकी ओवरी, ये आपकी जो ट्यूब जा रही है इसको हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ओवरी जो है आपकी यहीं पे क्या बनाती है, एग सेल बनाती है, किसका, फीमेल का। ठीक है, ओवरीज में ही आपकी एग्स बनती है या फिर फीमेल जर्म सेल बनती है, और फिर भी यहाँ से कहाँ जाती है, फेलोपियन ट्यूब से या फिर ओविडक्ट से होते हैं यहाँ पे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूरिट्रस, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, वॉम। ठीक है, यहीं पे आपका चाइल्ड, यहीं पे आपका चाइल्ड जो होता है यहीं पे रहता है। ठीक है, फिर आगे आते हैं तो आगे होता है आपका सर्विक्स, और फिर ये वेजाइना जो कि बाहर का पार्ट होता है आपका। ठीक, बात समझ आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए सर, होता क्या है कि जब आपका स्पर्म एंटर होता है यहाँ से, तो आपके स्पर्म का और यहाँ से एक्सेल जो निकल रहा है वो सर यहाँ यहाँ से आता है, और फिर आपके स्पर्म का और फीमेल एक्सेल का यहाँ पे फ्यूज होता है। ठीक, फिर यहीं पे आपका एम्ब्रियो जाइगोट बनता है, और फिर यहीं पे आपका चाइल्ड यहीं पे होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो, आपने सुना होगा एक वर्ड जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो क्या होती है सर। तो वो समझना ज़रूरी है कि देखो होता क्या है कि 10-12 साल के बाद आपकी प्यूबर्टी की एज आती है, फिर धीरे 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 उस टाइम जब आपकी प्यूबर्टी की एज आती आ रही है तो धीरे धीरे साल आपकी जो ओवरी के अंदर आपकी फीमेल जर्म सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये सेल ऐसे होते हैं कि जब ये पूरे बन जाते हैं तो सर ये बाहर आते हैं यहाँ पे। ठीक, इनको क्या चाहिए होता है कि ये वेट कर रहे होते हैं कि हम फ्यूज हों। ठीक, क्या कर रहे होते हैं, वेट कर रहे थे। अब जब उस टाइम पे आपकी ये ओवरी जो है, मतलब जो भी आपकी फीमेल जर्म सेल्स है, वो फ्यूज नहीं होती, तो ये अपने आप, ये जो है, ये अपने आप फट जाती है। ठीक, फटती तो नहीं, मतलब यहीं पे क्या बोल सकते हैं इसको, कि सर यहाँ पे थोड़ी बड़ी होने लगती है। अब बड़ी होने से क्या होता है कि आपकी जो यहाँ की यूट्रस की जो वॉल है, ठीक, जो वॉल है वो थोड़ी चौड़ी होने लगती है। तो यहाँ के जो ब्लड वेसल है वो थोड़े फटने लगते हैं। अब उससे क्या होता है कि यहाँ के ब्लड वेसल्स के फटने से, क्रैक होने से आपका ब्लड रिलीज होता है, और फिर वो ब्लड मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसी ब्लड को, जब वो ब्लड जब निकलता है तब उसी को हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। ठीक, वो ब्लड काय का होता है, एक तो आपके यूरेटस की वॉल का होता है और एक इसका होता है। ठीक है, बात समझ आएगी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है और कैसे क्यों होता है। ठीक सर, तो ये थी आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है। अच्छा, अब चीज़ें याद कर लेते हैं। व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न, क्या बोल रहा है, व्हेन अ गर्ल बॉर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन, हाँ इसे पढ़ लेते हैं, ये जरूरी है। व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग,
On reaching puberty, some of these start maturing. One egg is produced every month by one of the ovaries. The egg is carried from the ovary to the womb through a thin oviduct or a fallopian tube. The two oviducts unite into an elastic bag like a structure known as the ureterus. ठीक, ये आपको ध्यान रखना है कि भैया ये आपका ओवरीज है, फिर ये फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट है, ठीक, ये आपकी ओरिट्रस या फिर इसी को हम वॉम बोलते हैं, यूरिट्रस फिर वॉम। ठीक, अब क्या बोलता है वो, ureterus open into the vagina through the cervix. Okay. The sperm enter through the vaginal passage during sexual intercourse. They travel upward and reach the oviduct, where they may encounter the egg. The fertilized egg becomes zygote, starts dividing and form a ball of a cell or embryo. ठीक, क्या बनता है, जाइगोट बनता है, फिर क्या होता है वो, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है सर। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूरिट्रस, और वो वहीं पे कहाँ पे होता है, यूरिट्रस में इम्प्लांट होना शुरू कर देता है। वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम फीटस। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या बना सर, जाइगोट। अरे यार, जाइगोट बना सर सबसे पहले आपका, फिर क्या बना आपका, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनेगा आपका, fetus, इसको भी याद रखना है, ठीक है। We have seen in earlier section that mother's body is designed to undertake the development of the child. Hence, the uterus prepare itself every month to receive and nurture the growing embryo. ठीक है, देखो, तो जब हर महीने यूट्रस अपने आप को इस हिसाब से प्रिपेयर करता है कि भैया इस महीने जो है फ्यूज हो सकता है। ठीक है, the lining thickness and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. The embryo gets nutrition from mother's blood with the help of a special tissue called placenta. याद रखेंगे, बहुत जरूरी है। प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा जो है मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, आपके फीटस को या फिर एम्ब्रियो को। ठीक है, बात समझ आ गई। मदर प्लेसेंटा क्या करता है, मदर के ब्लड में से आपकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, एम्ब्रियो को। दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल. It contains villi on the embryo side of tissue. On the mother sides are blood spaces which surround the villi. This provide the largest capacity of glucose and oxygen to pass from the other embryo. ठीक है, बात समझ आ गई। प्लेसेंटा को आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, the developing embryo will also generate waste substance which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta. देखो, खाने का भी और वेस्ट का भी दोनों कहाँ से आता है, मम्मी के ब्लड से ही निकलता है। ठीक, जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 months. द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इन द यूटेरस। ठीक, तो ये सब ये आपका पूरा का पूरा सफर एक नए जीवन काल का। ठीक है, कि एक नए जीवन शुरू कैसे होता है। अब देखो, ये उसी की बात बता रहा है कि भैया आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, कि जब आपका एग फर्टिलाइज नहीं होता तब क्या होता है। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लिव्स फॉर अबाउट 1 day. सिंस द ओवरी रिलीज वन एग एवरी मंथ, द यूटेरस ऑल्सो प्रिपेयर itself every month to receive a fertilized egg. Thus, its lining becomes thick and spongy. This would require for nourishing the embryo if fertilization had taken place. Now, however, this lining is not needed any longer, so the lining slowly breaks and comes out through the vagina as blood and mucus. This cycle takes place roughly every month and is known as menstruation. ठीक है, it usually lasts for about 2 to 8 days. ठीक, वही जो मैंने आपको बताया था। ठीक है सर। अच्छा, इससे एक चीज बस आपको बताना चाहता हूँ कि सॉरी, बस खत्म हो रहा है, देखो। अच्छा, बस अपन इस चीज को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको वो चीज बता दूंगा। ठीक है, ज्यादा नहीं बचा है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें बची। देखिए, कुछ हेल्थ के बारे में देखा है। अ, अच्छा, एक काम करिए, आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक बार खुद से आप एक बार बस रीड कर लीजिए, कोई भी बड़ी चीज नहीं है। इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी है, ठीक है, अबाउट एड्स के बारे में दिया है। ठीक, दिस इंक्लूड वायरल इन्फेक्शन, एड्स के बारे में दिया है कि क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, डिजीज का नाम दिया है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, फिर कवरिंग कॉन्डम, ये सब, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा रीड कर लेना है। ठीक है, मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको कि सर देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मान लीजिए ये सर आपका मेल गैमेट्स। ठीक, ठीक, और ये आपके फीमेल। देखिए सर, मेल गैमेट्स में हमेशा याद रखिए कि कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं,
एक्स और वाई होता है, और फीमेल में क्या होती है, सिर्फ एक्स और एक्स होती है। तो जब भी मेल का अगर एक्स होगा और फीमेल का भी अगर एक्स आके मिलेगा, तो ये दोनों क्या बनाते हैं, ये दोनों बनाते हैं गर्ल। ठीक है, याद रखेंगे। एक्स और एक्स क्रोमोसोम मिलकर क्या बनाएंगे, गर्ल बनाएंगे। वहीं पे एक्स, ओ सॉरी, वाई और एक्स मिलके क्या बनाएंगे, आपका बॉय बनाएंगे। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। मतलब एक्स और वाई किसमें होता है, पापा में, पेरेंट मतलब मेल में, और एक्स और एक्स सिर्फ फीमेल में होता है। तो जब एक्स और एक्स मिलेंगे मेल से, तो क्या होगा, गर्ल बनेंगी, और वाई और एक्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, बॉय। बस इतनी सी। और एक और छोटी सी चीज कि सर, दो चीज आपको याद रखनी है, एक होती है मियोसिस और एक होती है माइटोसिस। मान लीजिए सर, हमें मालूम है कि किसी भी एक ह्यूमन में, जैसे मान लीजिए अगर मेल की बात करें, तो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। ठीक, इसमें भी कितने, 46 है। तो अब एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं मियोसिस। ठीक, ये मियोसिस प्रोसेस क्या करता है कि जितने भी क्रोमोसोम्स है उसको हाफ हाफ देता है। ठीक, कितने, तो इसका हाफ 23, इनका हाफ 23, और वो मिलके क्या बन लेते हैं, वो मिलके बनाते हैं 46। ठीक, इस प्रोसेस से क्या होता है कि चार आइडेंटिकल सेल बनती है जो कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देती है। ठीक है, फिर यहाँ से आपका क्या बनता है सर, यहाँ से आपका बनता है एम्ब्रियो या फिर जायगोट। ठीक, यहाँ से कौन सी प्रोसेस होती है, माइटोसिस। ठीक, यहाँ से दो सेल्स बनती है जो कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम देती है। ठीक, जितनी मदर सेल के पास होती है उतनी डॉटर सेल के पास होती है। देखो सर, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आराम से समझो, सिर्फ और सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ उसी को समझो। ये है सर आपकी मेल गैमेट्स 46 क्रोमोसोम, ये आपकी फीमेल गैमेट्स 46 क्रोमोसोम। एक रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है मियोसिस, और दूसरा माइटोसिस। सबसे पहले होता है मियोसिस। मियोसिस का क्या काम है कि जो भी है, जैसे मान लीजिए अगर इसको देखें, तो इसके पास जितने क्रोमोसोम से उसका हाफ देगी, इसको देखिए तो इसके पास जितने क्रोमोसोम से उसका हाफ देगी। तो 23 इनका, 23 इनका बन गया कितना, 46। ठीक है, बात समझ आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं। आपको याद रखना है कि मियोसिस जो है कितने क्रोमोसोम देती है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देती है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखिए देती है। पहली चीज म्यूसिस के बारे में ये याद रखनी है। दूसरी चीज कि ये 4 आइडेंटिकल सेल बनाती है, बस इतनी चीज याद रखो। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, 4 आइडेंटिकल सेल बनाती है। माइटोसिस जो है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम देती है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम देती है। ठीक, कितने कितने डॉटर सेल देती है, 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल। ठीक, ये कितने देते हैं, ये देती है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। ठीक, बस इतनी चीज थी जो आपको बच गई थी और मैंने पढ़ानी थी। ठीक सर, बात समझ आ गई, माइटोसिस मियोसिस क्या होते हैं, एक्स वाई चीजें क्या होते हैं। ठीक, तो ये था सर आपका पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन। अब अपन सीधे आ जाते हैं अपने पी वाई क्यूज पे। ठीक है, अरे बाप रे। देखो, क्वेश्चन है ये सब, सिर्फ बोल रहा हूँ एनडी सीडीएस दोनों की पी वाई क्यूज है। ठीक है, आपको अच्छे से करना है। देखो, बोल रहा है विच वन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमने क्या बोला था, ओव्यूल फ्रूट बनेगा क्या, नहीं सर। एम्ब्रियो एग बनेगा क्या, नहीं, एग एम्ब्रियो बनता है। ओवरी फ्रूट बनेगा क्या, हाँ। जायगोट एग बनेगा क्या, नहीं भैया, एग जायगोट बनता है। ठीक, तो क्या एग जायगोट होगा, ठीक है। जायगोट एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। ओव्यूल सीड बनेगा और ओवरी से फ्रूट बनेगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है आपका करेक्ट है। फिर क्या बोलता है भैया, इन ओव्यूल्स ऑफ एंजियोस्पर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैप्लॉइड सेल। तो इसको याद रख लेंगे, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, देखो एंजियोस्पर्म ना, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म मैंने आपको इसमें बताया है, किसमें, क्या नाम था उसका, फैक्टर डाइवर्सिटी वाले में। ठीक है, क्या बोलता है, इन एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन germ germinate to produce two male gamete. In angiosperm, pollen grains germinate to produce two male gametes. Which one the following function is carried out by these gametes? So both the gametes fuse with single cell, नहीं भैया। Both the gametes fuse with two different egg cell, नहीं। One gamete fuse with egg cell, another eventually degenerate, degenerate, कुछ नहीं।
तो वन गेमेट फ्यूज विथ एग सेल एंड अदर वन फ्यूज विथ अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है। ठीक। इसमें क्या बोलता है, इन फ्लावरिंग प्लांट डीएनए कंटेंट ऑफ द पेरेंट प्लांट गेट हाफ ड्यूरिंग। तो सीड जर्मिनेशन में क्या नहीं है, देखो ये सब हाफ और सेम कब होगा, जब वो फ्यूज होंगे। तो कब, जब बर्ड बर्ड फॉर्मेशन फ्रूट फॉर्मेशन नहीं, ये सब तो बहुत बाद की प्रोसेस है। इससे पहले क्या होगा, पॉलन फॉर्मेशन, मतलब भाई जब फ्यूज होंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो फिर से पूछ दिया, क्या ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी सीक्वेंस सही है। तो एग के बाद, एग से जायगोट, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड। सही है क्या, हाँ सही है, तो पहला वाला ही अपना सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ह्यूमन बीइंग्स द क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन बर्थ ऑफ अ नॉर्मल फीमेल चाइल्ड। तो मैंने इसलिए बताया था कि व्हेन वन एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम मदर एंड वन एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम फादर, तब आपकी क्या बन जाएगी, आपकी बन जाएगी फीमेल चाइल्ड बन जाएंगी। ओके सर। नेक्स्ट बोलता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल एंड ओवरी डेवलप टू फॉर्म। ये ओव्यूल से क्या होगा, देखो आखिरी में ई है तो सीड, ठीक, एंड वाई है तो फ्रूट। ठीक है, याद करने का तरीका है, ओव्यूल से सीड और ओवरी से फ्रूट। ठीक, फिर ये बर्ड्स प्रोड्यूस, देखो ब्रायोफिलम फॉर ब्रायोफिलम, मैंने बोला था कि बर्ड रखना, ये सब किसमें होगा, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में होगा। ठीक है, तो इतने सारे आपके पीवाईक्यू इससे ज़्यादा लगाए नहीं। ठीक, अपन अब आ जाते हैं किस पे, आपके एनसीईआरटी एग्जाम प्रेप पे आ जाते हैं। ठीक है सर, तो जल्दी जल्दी एमसीक्यू कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछता है कि इन लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल मेथड आर। देखो डॉग तो होगा नहीं भैया, डॉग किससे करता है, सेक्सुअल से, तो सेकंड हटा दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। बच गया बनाना, ईस्ट और अमीबा। तो ईस्ट और अमीबा तो अमीबा किससे होता है आपका, फिजन से। ईस्ट किससे होता है आपका, ईस्ट जो होता है आपका बर्डिंग का एग्जाम्पल है। ठीक, बनाना जो है, बनाना आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का है। वेजिटेटिव, देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है कि जो सीडलेस के लिए होता है, मान लो कोई प्लांट है, ठीक, इसकी सीड नहीं है, तो हम एक इसकी स्टेम है, तो यहाँ से हम इसको काट के अगर इस पूरे को कहीं दूसरी जगह लगा देंगे तो एक नया पेड़ उग जाएगा, उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। ठीक, अब हम उसको कहाँ कहाँ से काट सकते हैं, आप स्टेम से काट सकते हो, लीव्स से काट सकते हो। ठीक है, इन इन जगहों से हम काट सकते हैं, हम कोई फ्लावर से नहीं काट सकते, ना ही कोई रूट से काट सकते हैं। ठीक, बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, इन अ फ्लावर द पार्ट्स दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर कॉल्ड। तो मेल गेमेट्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एंथर से, और फीमेल गेमेट्स ओवरी से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। सबसे पहले क्या होता है, पॉलिनेशन, ये दोनों कैंसिल। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, फिर सीडलिंग होती है, नहीं सीडलिंग आखिरी में होती है, तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो क्या बोलता है, ऑफस्प्रिंग फाउंड बाय असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलैरिटी अमंग देमसेल्फ। क्यों, क्योंकि एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व वन पेरेंट, देखो उसमें एक तो एक पेरेंट्स होता है, और साथ ही साथ asexual रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स। ठीक है, देखो थर्ड फोर्थ में क्या बोल रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आफ्टर। देखो बिफोर और आफ्टर से कोई मतलब नहीं, तो आपका थर्ड और फोर्थ तो किसी में नहीं आएगा। थर्ड इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, फोर्थ इसमें भी नहीं, बच क्या गया फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपका आंसर क्या है, ए। ठीक, बात समझ आ रही, इजी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंटेड इन, किसमें प्रेजेंटेड होगा, तो आंसर है जी। कैरेक्टर दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो क्या, क्या शो करता है भैया, सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशन, तो दोनों शो करता है। देखो हम बोलते हैं ना कि भाई उसकी आदत पापा में की तरह गई, या फिर फेस डिट्टो नहीं होता, कुछ कुछ जैसा दिखता है, तो सिमिलैरिटीज भी होती है और वेरिएशन भी होता है। अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, स्पायरोगायरा एंड ईस्ट। तो रिप्रोड्यूस एक्चुअली, देखो पहला ये कि भैया ये सब कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। फिर इन स्पायरोगायरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, स्पायरोगायरा में कौन सा होता है, तो वो कैसा होता है आपका, ब्रेकिंग, हम उसको तोड़ते हैं फिलामेंट में, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू आपका स्पायरोगायरा से होता है। द एबिलिटी टू सेल डिवाइड रिप्रोडक्शन प्लाज्मोडियम का किससे होता है, तो प्लाज्मोडियम का आपका होता है मल्टीपल विजन से। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है, हो जाएंगे। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, तो सबसे पहले आपका क्या बनेगा, सबसे पहले गैमेट्स, फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर सीडलिंग। आंसर ए है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू
हाफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग, देखो कहना क्या चाह रहा है ये, कि अभी मैंने आपको ये बताया था ना कि वो ये बोल रहा है, कहाँ गया कहाँ गया, देखो वो ये बोल रहा है कि मेल में 46 होते हैं, फीमेल में 46 होते हैं, तो बाद में बच्चे के पास भी 46 कैसे आते हैं, जबकि होते तो आते कैसे हैं? तो आंसर क्या होता है कि जो भी क्रोमोसोम्स होता है दोनों का आधा आधा जाता है और वो दोनों मिलके पूरे पूरे 46 क्रोमोसोम्स बना देते हैं। ठीक, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए हाफ द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, ड्यूरिंग नॉट आफ्टर, इसलिए डी वाला नहीं होगा। फिर इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक कौन था? तो आंसर क्या है आपका? हाई। फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रिफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम, कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस किस से फॉर्म होता है? तो आपके स्टेम रूट फ्लावर से, तो फ्लावर से होगा ही नहीं, फ्लावर को काट के आप कहीं पे भी उगा दोगे तो पूरा का पूरा प्लांट उगने ही नहीं वाला। तो फ्लावर से नहीं हो सकता, रूट से नहीं हो सकता, फ्लावर से भी नहीं हो सकता, तो बच क्या गया? स्टेम, रूट एंड लीफ से आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है। नेक्स्ट, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड एंड माउल्ट, तो आंसर क्या है भैया? बहुत तेजी से ब्रेड एंड माउल्ट क्यों होता है? तो एक तो लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स है उसके पास और मॉइस्चर वेस्चर होगा तो आपकी जो फंगस है वो लग जाती है, तो फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, फिर नेक्स्ट है लेंथ ऑफ अ पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन दी, अच्छा वो जो लेंथ ऑफ द पोलन ट्यूब है ये जो बनती है ये किस पर डिपेंड करती है? तो आपकी स्टिग्मा और स्टाइल जितनी बड़ी होगी उतनी पे। ओके, द अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल। नेक्स्ट, which one the following statement are true for flowers? Flowers are always bisexual, हमेशा bisexual होते हैं क्या? नहीं, bisexual नहीं होते, they are sexual reproductive organs। ठीक है, flowers के बारे में, they are produced in all group of plants after fertilization they give rise to fruit। देखो फर्स्ट तो गलत ही होगा, तो फर्स्ट इसमें से भी काट दो इसमें से काट दो, हमेशा बायसेक्सुअल नहीं हो सकते ना, कुछ सेक्सुअल भी होते हैं। तो दे आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दे आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट, देखो फर्टिलाइजेशन होने के बाद तो ये फ्रूट्स देते ही देते हैं, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा इसका सेकंड तो होगा, सेकंड और फोर्थ है इसका आंसर, क्या है सेकंड और फोर्थ। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए ट्रू क्या है कि वो बोथ कंटेन करते हैं? नहीं, वो तो होते हैं बायसेक्सुअल, मतलब पहला तो गया तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। दे पोजेस इधर स्टेमन और पिस्टल, हाँ उनमें से कोई एक करते हैं, एक कंटेन करते हैं, या तो स्टेमन या फिर पिस्टल। थर्ड, दे एग्जिबिट क्रॉस पोलिनेशन, तो यूनिसेक्सुअल कभी सेल्फ पोलिनेशन कर ही नहीं पाएगा, वो हमेशा कौन सा करता है? क्रॉस पोलिनेशन करता है, तो ये भी सही ये भी सही। यूनिसेक्सुअल फ्लावर पोजेसिंग ओनली स्टेमन कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट, तो ये स्टेमन होगा तो फ्रूट कहाँ से प्रोड्यूस कर पाएगा? सही बात है। ठीक, तो आंसर आएगा सेकंड, थर्ड एंड। ओके सर, बात समझ में आ रही होगी, इजी हो रहा है। Which one the following statement are true for sexual reproduction in flowering plants? So sexual के लिए it requires two types of gamete, fertilization is a compulsory event, second तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और it always result in formation of, हाँ हमेशा जायगोट तो बनाएगा ही बनाएगा, तो थर्ड भी चाहिए सेकंड भी चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं और ये नहीं, तो फर्स्ट सेकंड है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको याद रखेंगे कि ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को हम बोलते हैं प्लूमिल, नीचे वाले को हम बोलते हैं रेडिकल और बीच वाले को बोलते हैं कॉटिलिडन। इसको आंसर सी, प्लूमिल, कॉटिलिडन एंड रेडिकल, याद रखेंगे। नेक्स्ट, ऑफस्प्रिंग formed a result of sexual reproduction exhibit more variation। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन क्यों? क्योंकि भैया उसमें सेम स्पीशीज के होते हैं। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर, जरूरी है इन ऑर्डर टू कीप देयर कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स अलाइव। ठीक, मेंटेन ग्रोथ के लिए नहीं, कंटिन्यू स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन भी हो सकता है, मेरे ख्याल से तो यही होगा। ठीक है, आगे 22, ड्यूरिंग एडोलेसेंस सेवरल चेंजेस अकर्स इन ह्यूमन बॉडी, मार्क वन चेंज एसोसिएटेड विद सेक्सुअल मैच्योरेशन। सेक्सुअल मैच्योरेशन, टीथ का गिरना नहीं, हाइट का भी कुछ नहीं, क्रैकिंग ऑफ वॉइस, हाँ तो आपका आंसर क्या होगा? सी होगा, क्रैकिंग ऑफ वॉइस। Next, in human females, an event that reflects onset of reproductive phase, मतलब कि कोई भी जैसे गर्ल हो तो कैसे पता पड़े कि वो एक रिप्रोडक्टिव फेज में है? तो क्या होगा?
मेंस्ट्रुएशन। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर in human male the testes line scrotum because it helps in the formation of sperm. Which among the is not function testes at puberty? कौन सा फंक्शन नहीं है? तो डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा नहीं है, और प्लेसेंटा किस में होता है? आपके फीमेल्स में, और ईस्ट्रोजन भी आपका फीमेल्स का है। तो थर्ड और फोर्थ नहीं होगा। थर्ड है नहीं, फोर्थ है नहीं है, थर्ड फोर्थ नहीं है, तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड होगा। 26, द करेक्ट सीक्वेंस ऑर्गन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखा सीक्वेंस बोला था, पूछ देगा तो सबसे पहले टेस्टिस आएगा, फिर वासा डिफरेंशिया, फिर यूरिटर की यूरिथ्रा, तो आपका आंसर होगा यूरिथ्रा। ए। लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? तो एड्स भी होती है, ये भी होती है, हेपाटाइटिस कोलिनोरिया नहीं होती, एक सेकेंड है। तो सर आपकी ये नहीं होती, हेपेटाइटिस नहीं होती। देखो ये इधर कहीं लिखा होगा, मैंने आपको बोला था पढ़ने के लिए ना, सर मार्क भी किया है। हाँ ये देखिए डिजीज मैंने मार्क करी है ना, कौन कौन सी? वही बैक्टीरियल है, गोनोरिया, साइफिल्स और HIV एड्स। ठीक है, तो कहाँ ये सब थे आपके MCQ। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सर अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए यहीं पर खत्म करते हैं आज की क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।